नमस्कार साथियों, उत्कर्ष जी के स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें 1000 प्रश्नों वाली सीरीज का ये पार्ट 2 होने वाला है। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न है, और पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने 172 तक प्रश्नों पर डिस्कस किया था, और पार्ट 2 में हम लोग 173 से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? सही जवाब होगा इस प्रश्न का आम आदमी पार्टी को, एएपी। एएपी यानी आम आदमी पार्टी को 2019 में राष्ट्रीय दल का मान्यता मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल है? तो वो अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2012 में गठन हुआ था आम आदमी पार्टी का। अगला सवाल है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो वो कब बनी थी? 1977 ईस्वी में। अगला सवाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को डैश में स्थापित किया गया था? यानी एनसीपी की स्थापना कब हुई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वो 1999 में हुई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो वो अंग्ल भारतीय कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? तो 2 आदमी को मनोनीत करता है। अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लद्दाख। अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो वो कितनी आयु होनी चाहिए? 25 ईयर यानी 25 वर्ष। अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो वो कितनी है? झारखंड लोकसभा क्षेत्र से 14 है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो वो है 11। अगला सवाल है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो वो 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। 3 सत्र होता है, कुछ इस प्रकार होता है। पहला होता है बजट सत्र, जिसे बजट सत्र होता है फरवरी के माह में जो शुरू होता है। उसके बाद होता है उसके बाद बारिश के मौसम में एक शुरू होता है। उसके बाद लास्ट में होता है शीतकालीन सत्र। बारिश के मौसम वाले सत्र को मानसून सत्र बोलते हैं। अगला सवाल है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो वो कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। अगला सवाल है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो न्यूनतम कितने होने चाहिए? 55 होने चाहिए कम से कम। अगला सवाल है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 13 मई 1952 को। अगला सवाल है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। अगला सवाल है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 हैं, और लोकसभा का ध्यान रखना है 40 सीटें। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय में कार्य संपादन न कर सके? तो कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा उसे कुछ नहीं करती है, तो अपने पास रखती है, तो लोकसभा 14 दिन के अंदर उसे पारित समझ लेती है राज्यसभा की ओर से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो राज्यसभा को एक्स्ट्रा अधिकार जो प्राप्त है वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ये राज्यसभा की एक विशेषता है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो वो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो वो 14 दिन का समय मिलता है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है। अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो वो कितने समय तक? 14 दिन तक रख सकती है। अगला सवाल, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है। राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने का प्राधिकृत करने में। अगला सवाल है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ तो वो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में निर्देशित किया जाता है, वहीं पे सुलझाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? वो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो वो संसद के द्वारा महाभियोग ला करके हटाया जा सकता है। अगला सवाल, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है तो भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। और मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से शुरू होता है और 35 पर खत्म हो जाता है। अगला सवाल, मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो न्यायपालिका है, कोर्ट जो होती है मूल अधिकारों का संरक्षक। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो वो कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो वो अनुच्छेद 19। अगला सवाल, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दिया गया है? प्रत्याभूत है या कितने दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत? तो 6 स्वतंत्रताएं दिया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वो अनुच्छेद 14 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसी में से एक स्वतंत्रता है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की जो अनुच्छेद में वर्णित है वो 25 से लेकर के 30 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का उसमें अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो वो अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है तो वो क्या है? संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, वो एक संवैधानिक अधिकार हो चुका है। अगला सवाल, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो संबंधित है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का रीट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन कौन जो है कि रीट जारी कर सकता है? तो वो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद 21 का ए जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो वो है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। अगला सवाल है,
यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, वो है नीलम संजीव रेड्डी। अगला सवाल, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नर के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला सवाल, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। अगला सवाल है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित नहीं की गई है? तो वो किसमें निहित सम्मिलित की गई है? तो वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में। अगला सवाल है, भारत एक क्या है? वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वो है लोक कल्याण। अगला सवाल है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें कहा गया है? वो प्रस्तावना प्रियम्बल में कहा गया है। अगला सवाल है, भारत संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेक्युलर का अर्थ क्या है? जो संविधान में दिया गया है सेक्युलर, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो किसमें किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो किसने वर्णित किया है? तो उनका नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? तो किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला सवाल है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है तो संविधान में कहाँ पे कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी? तो वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में एक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो किसमें कहा गया है? वो आर्टिकल 49 में कहा गया है कि भारत के ऐतिहासिक स्मारक और वस्तु स्थान का संरक्षण करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो वो किसमें कहा गया है? 49 में कहा गया है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो है गोवा। अगला सवाल, भारतीय न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 39 का ए में निःशुल्क न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो वो है सूचना का अधिकार। अगला सवाल है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो सही जवाब होगा इसका समाजवादी, उदारबोधिकतावादी और गांधीवादी के नज़रिए से अध्ययन की दृष्टि से इन्हें जो है कि इन भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो वो 2 लोगों को मनोनीत कौन करता है? एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है तो निर्वाचित संसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। अगला सवाल है, संविधान की अनुसूची किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो वो किसमें? 4th अनुसूची में। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल,
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची संबंधित किससे है? दल बदल कानून से। अगला सवाल है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों को एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? यानी भारत में एक नए राज्य का सृजन करना होगा तो कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो अनुसूची 1 में करना पड़ेगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कि पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। अगला सवाल, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो ये अपना त्यागपत्र किसे लिखेंगे? तो राष्ट्रपति को लिखेंगे। अगला सवाल, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो वो राष्ट्रपति सक्षम है। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? वो रहे हैं वीवी गिरी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 123 जो है कि राष्ट्रपति को जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होगा तो उस समय अध्यादेश लाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल है अनुच्छेद 123। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। और अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोनों सदनों के द्वारा। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो राज्यसभा के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो वो रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद ग्रहण किया? तो वो है एमएच अंसारी। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो वो है केवल राज्यसभा में। अगला सवाल है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? वो है कृष्णकांत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है? तो वो है वीवी गिरी। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो वो किस संविधान संशोधन के तहत? 26वां संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो वो कौन सा संशोधन है? वो है 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्षता, प्रधानमंत्री के निर्वाचकों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया है? तो वो किसमें संविधान का संशोधन है? वो 39वां संविधान संशोधन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी भाषाओं 8वीं अनुसूची में शामिल हुई है? तो बोडो डोगरी किसमें? 92वें संविधान संशोधन। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो वो 42वां संविधान संशोधन है। अगला सवाल है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा कौन सा संविधान संशोधन दिया है? तो वो है 36वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया गया है? तो वो 42वां संविधान संशोधन है। अगला सवाल है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं। अगला सवाल,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है? तो वो है 44वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो वो किस में है? चतुर्थ अनुसूची में। अगला सवाल है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो वो किस पर? राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला सवाल है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, यानी प्रेसिडेंट के पास। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला सवाल है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है संसद। अगला सवाल है, भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है? तो वो है न्यायिक समीक्षा से। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया? तो वो उच्चतम न्यायालय को। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो वो अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता से संबंधित। अगला सवाल है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेयी अधिकार हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो वो शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो वो अनुच्छेद 29 में। अगला सवाल है, सभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? तो वो है राज्यपाल पद की न्यूनतम सीमा क्या है? वो है 35 वर्ष। अगला सवाल, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो वो राज्य की संचित निधि से आता है। अगला सवाल है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो वो है महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में है। अगला सवाल है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो वो किसके लिए कार्य करता है? वो करता है लोक लेखा समिति के लिए। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो वो होते हैं तीन स्तर के मंत्री होते हैं। अगला सवाल है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया है? तो वो कितने समितियों ने? 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया है 12 अप्रैल 1993 से। अगला सवाल है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो साथियों, अभी तक हम लोग 300 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो वो कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी।
अगला सवाल है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो वो की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो साथियों, हम लोग यहाँ से आप देख सकते हैं कि 300 प्रश्नों में से 300 तक हम लोगों का था। कौन सा प्रश्न था? 300 तक हम लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है, तो उससे संबंधित हम लोगों का प्रश्न उसमें डिस्कस किया है। अब 300 से जो आगे है वो हम लोगों का है, अब इतिहास चल चुका है, तो राइट। तो 300 से आगे हम लोग अब इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगले आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कौन सा संधि किया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वोडियार डैश के शासक थे? वोडियार कहाँ के शासक थे? तो वो मैसूर रियासत के शासक थे। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो वो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वो हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता रेगुलेटिंग धन और आशीर्वाद से की थी? तो वो गुरु अर्जुन देव। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? वो 1799 में। अगला सवाल, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो वो सैयद बंधु के सहयोग से। अगला सवाल है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो वो अवध के नवाब जो है कि क्या कहलाते थे? नवाब वजीर। अगला सवाल, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो वारेन हेस्टिंग्स के सहयोग से कलकत्ता में पहली बार न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय जो कि कब हुआ था? 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो वो किसके समय में? वो लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था सिंध का विलय। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली विजयी हुआ था। अगला सवाल है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अगला सवाल है, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे राधाकांत देव। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो वो 1882 ईस्वी में अडियार में स्थापित किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लातवस्की एवं कर्नल अलकाट। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज का बागडोर संभाला था। अगला सवाल है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। अगला सवाल है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो कौन करते थे? राजा राम मोहन राय मिरात उल अखबार नामक साप्ताहिक पत्रिका को, साप्ताहिक जो है कि फारसी अखबार प्रकाशित करते थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। अगला सवाल है, MC सिलवाड, VN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो मद्रास लेबर यूनियन के ये लोग सदस्य थे। अगला सवाल है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो माना जाता है राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला सवाल है, वाकयुम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया था? तो वो कहाँ चलाया गया था? केरल में। अगला सवाल है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1920 में। अगला सवाल है, वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
और यहीं से वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह से ही यहाँ के महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? सरदार की उपाधि। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में। अगला सवाल है, हो विद्रोह हुआ तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। अगला सवाल है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक, तो इनके लेखक हैं ज्योतिबा फूले। वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। अगला सवाल है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वो किसके खासी लोगों के जो है कि संपर्क में आए थे, और खासी लोग जो है कि अपना जीवन यापन पर्वतों पर क्या करते थे। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। अगला सवाल है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? तो वो थे एम.एन. जोशी। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एकोह यानी पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो वो संथाल को बसाने के लिए दामिन एकोह का समुदाय का बसाने के लिए सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वो कौन सा आयोग है? तो वो है पील आयोग। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसे ए.ओ. ह्यूम भी कहते हैं। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। अगला सवाल, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। अगला सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले से। अगला सवाल, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? तो वो प्रार्थना, याचना या विरोध। अगला सवाल, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उग्रवादी चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काल को। अगला सवाल, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला सवाल, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे एनी बेसेंट। मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। अगला सवाल है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका किनके द्वारा शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला सवाल है और अंतिम सवाल, बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। तो साथियों, हम लोग 350 प्रश्नों तक डिस्कस कर चुके हैं, और अब मिलते हैं अगले पार्ट में यानी पार्ट 3 वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।